अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है। हम फार्माकोलॉजी पर हैं। फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है ड्रग्स यूज्ड इन कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि कौन से टू मेन ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं जिनको हम कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स में देखते हैं। एक है एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स, जो हम उन पेशेंट्स में देंगे जिनमें क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, उनके क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है। और फिर वो ड्रग्स दैट फैसिलिटेट क्लॉटिंग, यानी कि ये उन पेशेंट में दिया जाता है जिनमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हम ये देंगे ताकि वहां पर ब्लीडिंग ना हो और क्लोट की फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। ये उनमें देंगे जिनमें क्लोट के चांसेस ज्यादा है ताकि क्लोट ना बने और कोई थ्रोम्बस वगैरह ना बने, ठीक है। अब इसमें थ्री फर्दर्स आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटी कोएगुलेंट्स, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो फर्दर आते हैं ना, इसमें सबसे पहले हम हेपरिन देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वारफरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद वीडियो में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रोम्बोलिटिक्स पढ़ेंगे जिसमें आ जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंड देन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स पढ़ेंगे जिसमें एस्पिरिन आ जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स, एडीपी इनहिबिटर्स, डीपीई, पीडीई फॉस्फोडाइएस्टरेज, ठीक है। और यहाँ फिर एडिनोसिन अपटेक इनहिबिटर्स, ठीक हो गया। फिर जो फैसिलिटेट करेंगे वो हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इसको एंटी कोएगुलेंट्स को। एंटी कोएगुलेंट्स ये क्या होता है, यानी कि ये अब इनमें से एंटी क्लोटिंग ड्रग्स में से वो एंटी कोएगुलेंट्स वो ड्रग्स हैं जो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम है कि जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको नहीं बनने देंगी। यानी कि अब ये देखो, इस मतलब ये होते तो तीनों का काम यही है कि क्लॉट फॉर्मेशन को जो है ना या रोकना है, या किसी ने क्लोट को डिसॉल्व कर देना है, किसी ने क्लोट बनने नहीं देना, इस तरह से रिएक्ट करेंगे। अब इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि इसमें जो न्यू क्लोट्स है ना उनके फॉर्मेशन को नहीं बनने देना, और जो क्लोट पहले से एग्जिस्टिंग है ना उसको भरा नहीं होने देना, एनलार्ज नहीं होने देना। लेकिन जो क्लोट पहले से प्रेजेंट है, बने हुए हैं, अब वो उसको डिसॉल्व करना इसका काम नहीं है। इसका काम दो ही इसके काम है कि जो बना हुआ है उसको भरे नहीं होने देना, और आगे से जिनमें बनने के चांसेस हैं वो ना बने, यानी कि नेक्स्ट आगे नहीं बनने देना, ठीक है। दो मेन काम हो गए कि प्रिवेंट न्यू क्लोट्स फ्रॉम फॉर्मिंग, न्यू क्लोट्स नहीं बनेंगे, और जो एग्जिस्टिंग क्लोट्स हैं उनको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एनलार्जिंग, के वो भरे ना हो। बाकी जो पहले से क्लोट बना हुआ था उसको ये डिसॉल्व नहीं करेगा, उसके लिए हमें कोई और ड्रग्स लेनी पड़ेंगी लाइक थ्रोम्बोलिटिक्स, जो हम बाद में जो है वो पढ़ेंगे। सही हो गया इसका। अब हम किन पेशेंट्स को देते हैं, किन पीपल्स को देते हैं जिनमें रिस्क ऑफ फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि वो ब्लड क्लॉट बना सकते हैं, रिस्क है, तो हम उनको एंटीकोएगुलेंट्स देंगे ताकि ब्लड क्लॉट ना बने। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है हेपरिन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हेपरिन। हेपरिन की डिटेल अगर हम देखें तो ये सारी डिटेल हमने एक पेज पे हेपरिन की लिख दी है, ठीक है, और उसकी टाइप्स को जो है डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहले हम हेपरिन के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। हेपरिन मैंने आपको बताया कि एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज कुछ एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, कुछ एससीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर करना है। सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं हेपरिन की फार्माकोकाइनेटिक्स। ये एक लार्ज सल्फेट म्यूकोपॉलीसेकेराइड पॉलीमर है। अच्छा, आप इन्हें एक चीज देखनी है कि हेपरिन के बाद हमने वारफरिन पढ़ना है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और हेपरिन का वारफरिन के साथ डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। और इस वजह से जब आप हेपरिन कर रहे हो ना तो आपने साथ साथ उस वारफरिन को भी माइंड में रखने के वो इससे किस तरह से डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि हेपरिन क्या है कि लार्ज सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड पॉलीमर है, और वो जो वारफरिन होता है वो लार्ज नहीं होता है, वो स्मॉल होता है। इसका मोलेकुलर वेट कितना है, 15,000 टू 20,000, ठीक है। एक ये लार्ज है, हाईली एसिडिक है, इस वजह से हम इसको ओरली नहीं देंगे, ये ओरली एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा। जबकि वारफरिन जैसे मैंने आपको बताया छोटा होता है, उसको हम ओरली दे देते हैं। और फिर उसके बाद इसको अगर ओरली नहीं देंगे तो पारेंटरली देंगे। पारेंटरली किन रूट्स के जरिए से देंगे, आईवी रूट के जरिए से या सबक्यूटेनियस। अगर हमको आईवी देंगे तो ये इंस्टेंटेनियसली एक्ट करेगा, फौरन से ये अपना एक्शन जो है वो करेगा। अगर हम इसको सबक्यूटेनियस देंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो 60 मिनट्स या यानी कि 1 आवर के बाद आएगा। फिर इसको क्या हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं? नहीं, इसको हम इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम इसको इंट्रामस्कुलर देंगे तो हीमाटोमा के रिस्क होंगे। हीमाटोमा क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द ब्लड आउटसाइड द वेसल, वेसल के बाहर अगर ब्लड कलेक्ट हो जाए उसको हीमाटोमा कहते हैं। अगर हम इसको इंट्रामस्कुलर देंगे तो हीमाटोमा के रिस्क है, और जो कि ब्लीडिंग करवा सकता है इन मसल, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेटाबोलाइज कहाँ होगा, लीवर में मेटाबोलाइज होगा बाय द हेपेरिनेज, और फ्रेगमेंट जो है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है या प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, इस वजह से ये
सेफ है इन प्रेगनेंसी। और जबकि अगर हम वारफेरिन की बात करें तो वो क्रॉस कर लेता है, लिपिड सोल्यूबल होता है और वो क्रॉस कर लेता है और इसलिए वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता। एक्शन देखते हैं, इसका एक्शन इमीडिएट होता है, इमीडिएट एंटीकोएगुलेशन कराते हैं क्योंकि ये प्री फॉर्म्ड ब्लड कंपोनेंट्स के ऊपर एक्ट करेगा, सही है। जबकि वारफेरिन का एक्शन डिलेड होता है, वो क्यों होता है वो हम उसी वीडियो में जो है वो उसको जब डिस्कस करेंगे अच्छे से तब पढ़ेंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग देख लेते हैं। इसको मॉनिटर किया जाता है बाय एपीटीटी। एपीटीटी क्या है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। एवरेज जो नॉर्मल एपीटीटी है वो कितना होता है? 25 to 40 सेकेंड्स होता है। थेराप्यूटिक अगर हम टाइम देखें इसका, ये होता है 2 to 3 टाइम्स नॉर्मल एपीटीटी, ठीक है। नॉर्मल एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से ये 2 to 3 टाइम्स होगा। और पेशेंट्स जिन जो फेल टू ऐसे पेशेंट्स हु फेल टू अचीव थेराप्यूटिक एपीटीटी एट डोज ऑफ 35,000 यूनिट्स और मोर, यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसको हमने हेपरिन दी 35,000 यूनिट्स की डोजेज उसको दे दी है, से ज्यादा डोज दे चुके हैं हम, और उसमें जो है ना वो थेराप्यूटिक एपीटीटी को रीच नहीं करा, ठीक है, उसको अचीव नहीं करा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हेपरिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम हेपरिन रेजिस्टेंस कहेंगे। फिर इसका रिवर्स इफेक्ट को किससे हम एंटागोनिस्ट जो है ना किससे रिवर्स कर सकते हैं? तो उसका एंटागोनिस्ट जो है प्रोटीन सल्फेट है, ठीक है। हेपरिन का एंटागोनिस्ट प्रोटीन सल्फेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन प्रोटामीन सल्फेट, मेरे ख्याल से इट इज अ प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है। ये प्रोटामीन सल्फेट है, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है। हमने हेपरिन की बात की कि ये हाईली एसिडिक है, ठीक है। अब इसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन? स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन जिसका नाम है प्रोटामीन सल्फेट। और ये इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? बाय केमिकल एंटेगोनिज्म, ठीक है। हम इसको आईवी देंगे, इंट्रावीनस देंगे, कितना देंगे? 1 mg देंगे फॉर एवरी 100 यूनिट ऑफ हेपरिन, ठीक है। जब हेपरिन का 100 यूनिट देंगे तो उसके लिए हमें 1 mg जो है ना प्रोटामीन सल्फेट देना पड़ेगा ताकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह ना आए, ठीक है। अब क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्स इफेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है हेपरिन की, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस की बात कर लेते हैं। इसमें जब एंटी कोएगुलेशन हमें देखो, हमने बात किया कि हम बहुत से 4 ग्रुप्स हैं जिनको हम ना एंटी कोएगुलेंट्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। हेपरिन है, वारफरिन है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं और डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स हैं। लेकिन जब हमें एंटी कोएगुलेशन का इफेक्ट चाहिए, इमीडिएटली फौरन इफेक्ट चाहिए, तो उसमें हम किसको जो है वो लेंगे? हम लेंगे हेपरिन को, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना वो रैपिड आता है। तो हम इसको जब हमें जरूरत पड़ती है, इमीडिएटली नीडेड होती है, तो हम इसको हेपरिन को लेते हैं। और अगर हमें ट्रीटमेंट करवाना है डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन इन्फार्क्शन, एमआई, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम हेपरिन यूज करते हैं। इसके लिए हम अदर एंटीकोएगुलेंट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हेपरिन को भी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एक्यूट एमआई, ठीक हो गया। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन प्रेगनेंसी बिकॉज क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगी, सही है। जबकि वारफिन के बारे में हमने पढ़ा कि वो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, इस वजह से वो हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कॉम्बिनेशन में भी हम दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन में हम देंगे थ्रोम्बोलिटिक्स के साथ फॉर रिवेस्कुलराइजेशन, ठीक है, और इन कॉम्बिनेशन विद ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी एंड प्लेसमेंट ऑफ द कोरोनरी स्टेंट्स, डन। अब एडवर्स इफेक्ट हमने, यानी कि अगर हेपरिन दी तो उसको ज्यादा देने की वजह से या उसके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से क्या क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है अगर आप इसको ओवरडोज हो हेपरिन का ना, तो ओवरडोज दें, इस वजह से हमें हेपरिन को बहुत एहतियात से देना चाहिए क्योंकि ब्लीडिंग करवा सकता है। और ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके रिजल्ट में हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। फिर उसके बाद हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करा सकता है, रिवर्सिबल एलोपेशिया, फिर उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस करा सकता है, इनहिबिशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये सारे एडवर्स इफेक्ट अच्छे से पता होने चाहिए। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अगर पेशेंट को ये चीजें हैं ना उसमें, तो हमने उसको हेपरिन नहीं देनी है, बहुत एहतियात करनी है उसकी, ठीक है। जैसा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, पेशेंट हैविंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हमने हेपरिन नहीं देनी। अगर उसको हेपरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो हमने नहीं देना, बिकॉज इट इज हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करा सकता है। फिर उसके बाद जो है ना सीवियर हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को रहती है तो हमने उसको नहीं देना। पेप्टिक अल्सर्स का पेशेंट है या लार्ज
टीबी का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है, रीनल फेलियर है, तो इनमें हमने जो है अवॉइड करना है। या क्रोनिक अल्कोहलिक्स है, यानी कि क्रोनिक अल्कोहल लेता है, ठीक है, फिर एस्पिरिन और दूसरे जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है ना, उनको हमने बहुत ज्यादा तरह से यूज करना है अगर आप हेपारिन की थेरेपी दे रहे हो पेशेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद ना एडवांटेजेस पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं ये असल में टाइप्स अगर हम देखें ना हेपारिन की, 3 तरह के हेपारिन होते हैं। अगर सिंपल आपको हेपारिन कहा जाए तो उसका मतलब है कि अनफ्रैक्शंड हेपारिन है, ठीक है। हेपारिन अनफ्रैक्शंड हेपारिन, और उसके अलावा दूसरी इसकी 2 टाइप है, एक है लो मोलिकुलर वेट हेपारिन और तीसरा सिंथेटिक हेपारिन। अब जो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन है इसमें 2 आ जाती हैं, एनोक्सापेरिन और डेल्टीपेरिन, जबकि सिंथेटिक में फोंडापेरिनोक्स, ठीक है। अब इसकी सोर्स देख लेते हैं, ये भी बायोलॉजिकल है, ये भी बायोलॉजिकल है, ये सिंथेटिक है। मोलिकुलर वेट अनफ्रैक्शन का सबसे ज्यादा होता है 15,000, इसका उससे कम 5,000 और इसका सबसे कम 1,500। रूट देखें तो अनफ्रैक्शन को हम इंट्रावीनस देते हैं, ठीक है। इंट्रावीनस का वैसे एक ही चीज होती है कि अगर आप इंट्रावीनस हो ना तो आपको वो बार बार देना पड़ता है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद अभी ना आपने जब मैं ये पढ़ा रही हूँ तो इसका एक चीज याद रखना कि जो क्वेश्चन आता है ना, एडवांटेज ऑफ लो मोलिकुलर वेट ओवर द अनफ्रैक्शन हेपारिन, ये एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, तो इसको भी जरा ज़हन में रखो कि लो मोलिकुलर वेट के क्या इस एडवांटेजेस हैं इसके ऊपर ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर रूट आप इंट्रावीनस देते हो, अनफ्रैक्शन देते हो, तो आपको इंट्रावीनस देना होगा। इंट्रावीनस दोगे तो उसका जो है ना आपको बार बार देना होगा, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लो मोलिकुलर वेट जो है ना इसको हम सबक्यूटेनियस देते हैं और सिंथेटिक को भी सबक्यूटेनियस देते हैं। अब बायोअवेलेबिलिटी हम देख रहे हैं, अगर हम सबक्यूटेनियस दें इसको भी और इसको भी, तो किसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी। जैसे कि अनफ्रैक्शन की बायोअवेलेबिलिटी 30% होगी अगर हम इसको क्या देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं, ठीक है ना, तो इसकी 30% होगी। इंट्रावीनस में तो जाहिर सी बात है 100% होगी बायोअवेलेबिलिटी, लेकिन क्या है कि हमें बार बार देना पड़ेगा। लेकिन सबक्यूटेनियस देते हैं तो 30% है, इसकी 90% है, और 100% बायोअवेलेबिलिटी आती है सिंथेटिक की। फिर हाफ लाइफ भी इसकी शॉर्ट है, सही है, इसको भी माइंड में रखो कि इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है इन्फेक्शन की, इसकी लॉन्ग है 4 आवर्स और इसकी सबसे ज्यादा है 17 आवर्स। रीनल एक्सक्रीशन नहीं होगी इसकी, इसकी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। एंटीडोट इफेक्ट, एंटीडोट किस कौन एंटीडोट के तौर पर एक्टिव कर रहा था, प्रोटामिन सल्फेट कर रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पर एंटीडोट इफेक्ट कंप्लीट है, यहाँ पर पार्शियल है और यहाँ पर नहीं है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइट हमने हेपेनिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा था ना, उसका रिस्क यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन लेस देन 5% है, बट इट एज कम्पेयर टू दिस और दिस ज्यादा है, यानी ये लेस देन 1% है और ये लेस देन 0.1% है, ठीक है। और बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तीनों का ही ऐसे है कि इन्होंने बाइंड करना है एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ, ठीक है। जब अनफेक्शन हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करेगा तो हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स बनता है विच इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10A, फैक्टर 9A फैक्टर 10A, ठीक है। जो टारगेट है इसका 10A के साथ साथ थ्रोम्बिन के ऊपर भी है, जबकि अगर हम बात करें इन दोनों की अनफ्रैक्शन लो मोलिकुलर वेट और सिंथेटिक की, तो इनका जो है ना सिलेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। ये दोनों भी बाइंड करेंगे एंटीथर्मिन 3 के साथ, बट इट सिलेक्टिवली इनएक्टिवेट फैक्टर 10 एंड इट एक्टिवेट इनएक्टिवेट्स फैक्टर 10A, ठीक है। इसका मोस्टली किसके ऊपर आता है, 10A के ऊपर, और इसका सिर्फ और सिर्फ 10A के ऊपर ही आएगा। अब जो है ना हमने जब डिफरेंसेस देखने हैं तो हम एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। लो मोलिकुलर वेट के एडवांटेजेस ओवर द अनफ्रैक्शंड हेपेरिन, ये है कि लो मोलिकुलर वेट की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर हमने बात की बायोअवेलेबिलिटी की है 90% बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, फिर यहाँ पर आप हमने देखी हाफ लाइफ भी इसकी ज्यादा है, ठीक है। ये देखो हाफ लाइफ इसकी ज्यादा है, लॉन्गर हाफ लाइफ, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है इसकी, जो है ना प्रिडिक्टेबल फार्माकोकाइनेटिक्स है, यानी इसको हम फिक्स डोज में दे सकते हैं, 1 या 2 दफा दिन में दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास है अनफ्रैक्शन हेपेरिन, उसको हम देते हैं आईवी रूट के जरिए से, क्योंकि उसकी सबक्यूटेनियस बायोअवेलेबिलिटी कम है, तो आईवी रूट के जरिए से देंगे तो हमें कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी इस वजह से। और उसके अलावा यहाँ पर जो है क्या है कि इसकी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि अनफ्रैक्शन हेपेरिन के लिए हमें को मॉनिटर करना पड़ता है। किससे मॉनिटर करते हैं वो भी हमने देखा था, एपीटीटीटी से करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना इसके रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग जो है वो भी कम होती है, इससे ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स भी कम होंगे, रिस्क कम होगा। और इसको देना आसान है, ठीक है, इसको देना आसान है क्योंकि हम सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना इट कन्वीनियंट फॉर आउट पेशेंट मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म थेरेपी एज कम्पेयर टू द अनफ्रैक्शन हेपेरिन, क्योंकि उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन की जरूरत होती है, ठीक है।
अब ये हमने अच्छे से याद कर लेना है, ये वाले ग्रुप के तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला एससीपी ये आता ही आता है, ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। हमने हेपरिन को अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट हम जो है ना आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे वेरफिलिन के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो रह गए हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और डायरेक्ट जो है ना फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट हम अपना ड्रग्स जैसे कि ये एंटीकोएगुलेंट ग्रुप था, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंटी प्लेटलेट एक है और एक है थ्रोम्बोलिटिक्स। पहले हम थ्रोम्बोलिटिक्स करेंगे, फिर हम एंटी प्लेटलेट्स करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, ठीक हो गया, और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।